हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था। बैक्टीरिया में जैसे उसके स्ट्रक्चर को हम देख रहे थे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने एक वैरायटी देखी थी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। लास्ट क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो यही था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है बैक्टीरिया सेल का नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, या कहीं कहीं पे प्रोटोप्लास्ट भी करके लिखा होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म लिखे या प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें जो है प्रोटोप्लास्ट तो किसी भी सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है, आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, या तो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, किसी भी सेल लिविंग सेल के अंदर का जो पूरा कंटेंट होता है दैट होल कंटेंट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उस पूरे कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और जो लेयर पूरे प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से सराउंड करती है दैट लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द लेयर that surrounds whole protoplasm is called plasma membrane। जो लेयर पूरे प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से सराउंड करती है दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो जनरली सेम होता है। ठीक है, सेल वॉल के कंपोजिशन में तो डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल होता है, मतलब बैक्टीरिया सेल में भी सेल वॉल है, प्लांट सेल में भी सेल वॉल होता है, लेकिन दोनों के सेल वॉल में डिफरेंस होता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर कंपोजिशन देखें तो ये जनरली सेम होता है सारे सेल्स में। ठीक है, केमिकली ये प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये जनरली प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये एक तरह से होमोलोगस होता है यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से। रीज़न क्या होता है? जैसे रेस्पिरेशन एक कॉमन मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो रेस्पिरेशन का जनरल सेंस अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर फूड का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है, जैसे आगे जाएंगे तो आप लोगों को एनिमल फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ाया जाएगा, तो उसमें जनरली रेस्पिरेशन दो पार्ट में कंप्लीट होता है। एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब तक जो छोटे क्लास में आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी वो क्या थी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट द होल रेस्पिरेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये होल रेस्पिरेशन नहीं है, ये रेस्पिरेशन का क्या होता है? एक पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है तो क्या करता है? कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है? कौन सी फंक्शन को परफॉर्म करता है? ठीक है, तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2 दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, तो फिर हम एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी में जो भी फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं उनका क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है।
और जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ये टोटली क्या होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एंजाइम पे ही बेस्ड होता है। इसमें वेरियस एंजाइम्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके लिए जो एंजाइम्स नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, वो एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो यूकैरियोटिक सेल की बात हो गई कि यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इंटरनल रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो आपने पहले भी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो अगर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन परफॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो नेसेसरी एंजाइम्स यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते थे वो नेसेसरी एंजाइम्स इसमें कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के क्या मानते हैं, होमोलोगस मानते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी होती है एक तरह से, ठीक है। रिजेम्बलेंस हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करता है, रिजेम्बलेंस रखता है, ठीक है, ये होता है। तो ये इसका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है डेट इज़ कॉल्ड मीजोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में क्या की थी, डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो आपको डिस्कस करना है वो है साइटोप्लाज्म। किसके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये चीज़ तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि बैक्टीरियल सेल में, भाई बैक्टीरियल सेल क्या एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बैक्टीरियल सेल अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो नो डाउट इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और इसको हम कई बार बता चुके हैं आपको कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे कि इसके साइटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट जो है पार्ट इसका दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो जनरली अगर यूकैरियोटिक सेल होता तब तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम यहाँ बैक्टीरिया सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक है। ऑर्गेनेल के नाम पे बस इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और आपने सेल में पढ़ा होगा कि राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो ये राइबोसोम ही केवल बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब केमिकली अगर देखें कि केमिकली इसका साइटोप्लाज्म किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है तो ये जनरली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये विटामिन्स हम नहीं कह सकते, मिनरल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, जनरली केमिकल कंपोजिशन होता है। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है तो आपको पता है कि राइबोसोम अगर कहीं पे भी प्रेजेंट होता है तो इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो राइबोसोम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। या आगे आपको सेल वाले लेसन में डिटेल पढ़ाया जाएगा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो होता है ये एक ग्रेनुल फॉर्म में पाया जाता है और ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है।
तो दो जो सब यूनिट होती हैं उसमें एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है, ठीक है। तो कभी भी राइबोसोम जो होता है कंप्लीट राइबोसोम के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होती। ये कंप्लीट राइबोसोम तभी बनाते हैं जब इनको क्या करना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है तो उस समय ये क्या होते हैं, उनकी दोनों सब यूनिट्स आपस में क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, ठीक है। ये आपस में एग्रीगेट तभी होते हैं जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस क्या करना रहता है, परफॉर्म करना रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट जो होते हैं अपना फूड क्या करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि ये अपना फूड क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ये अपने फूड मटेरियल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। जनरली सारे बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कुछ क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंटेन सम क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। आपको पता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो जनरल सी बात है कि अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है तो आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और मिलके क्या करते हैं, ग्लूकोज मतलब फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें ऑक्सीजन गैस क्या होती है, एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, ठीक है। वही फोटोसिंथेसिस अगर कोई बैक्टीरिया परफॉर्म करता है तो डेट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो वैसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल तो नहीं होता है, लेकिन क्लोरोफिल के जैसे ही इसी से रिजेम्बलेंस रखने वाले कुछ क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम क्रोमेटोफोर्स are present in the cytoplasm of photosynthetic bacteria. Photosynthetic bacteria like बैक्टीरियोक्लोरोफिल, एंड बैक्टीरियोविरिडिन। या इसको हम और क्या कहते हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोफिल के जैसे दूसरा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहते हैं, बैक्टीरियोविरिडिन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल। और ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो ये इसका जनरल क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है बैक्टीरिया सेल का वो है न्यूक्लियोइड, या इसको और क्या कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये इसका थर्ड नेम जो होता है दैट इज जीनोफोर। न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या इसको और क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, ठीक है।
अब नॉर्मल ट्रू न्यूक्लियस का मतलब हमने आपको बताया कि ट्रू न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम या क्रोमेटिन थ्रेड विथ हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ट्रू न्यूक्लियस में। लेकिन जहाँ पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस की बात की जा रही है, ठीक है, वहाँ पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि बैक्टीरियल सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस which do not have nuclear membrane nucleoplasm and nucleolus the nucleus which do not have nuclear membrane, nucleoplasm and nucleolus is called incipient nucleus. वैसे न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ओनली कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड without histone protein. ओनली कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, केवल क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट होता है और उसमें भी हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है, ठीक है। अब क्रोमेटिन में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्रोमेटिन का मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके क्रोमेटिन थ्रेड में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो इस तरह का न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कहलाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाता है। अब इसकी साइटोप्लाज्म में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, क्रोमेटिन थ्रेड है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। फंक्शन इसका भी वही होता है जो यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड करता है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अलावा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल। प्लाज्मिड को कहते हैं इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल्स, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। इसी लाइन में इस प्लाज्मिड की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो एक के अलावा दूसरा हो उसको एक्स्ट्रा कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल मतलब इसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हेरिडिटरी मटेरियल, फंक्शन इसका भी वही होगा। ये क्या करेगा, कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी क्रोमोसोम।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनी क्रोमोसोम। इसको और हम क्या कहते हैं, इसको और कहते हैं मिनी क्रोमोसोम। ठीक है, अब प्लाज्मिड टर्म को सबसे पहले लीडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, coined the term plasmid for the first time by लीडरबर्ग। इसको सबसे पहले लीडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि इसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लाज्मिड के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, देयर इज़ नो वाइटल रोल इन सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। द जीन्स ऑफ प्लाज्मिड हैव नो वाइटल रोल इन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, द जीन्स ऑफ प्लाज्मिड have no vital role in the survival and growth of bacteria। प्लाज्मिड के ऊपर जनरली जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका बैक्टीरियल सेल के ग्रोथ में और बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवल में कोई रोल नहीं होता। इट शोज ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, इट शोज ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ये क्या करता है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, ये क्या था, प्लाज्मिड था। तो ये बैक्टीरिया सेल का होल क्या था, स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, बैक्टीरिया सेल में कौन कौन से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं। तो अगला टॉपिक है बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस। तो बैक्टीरियल सेल में जनरली प्रोमिनेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक रेस्पायरेशन है, न्यूट्रिशन है। ठीक है, रेस्पायरेशन, बैक्टीरिया सेल में रेस्पायरेशन कैसे होता है, बैक्टीरिया सेल में जनरली न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, कैसे बैक्टीरिया सेल क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस में पढ़नी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इसमें रेस्पायरेशन। तो रेस्पिरेशन को अभी हमने आपसे क्लियर किया कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन को या कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनटेक करता है और फूड, वो ऑक्सीजन क्या करता है, फूड का ब्रेकडाउन करता है और उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड
रेस्पिरेशन। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ऑक्सीजन को इनटेक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, द बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन। On the basis of mode of respiration, the bacterial cell is divided into two main categories. Two main categories, aerobic bacteria and anaerobic bacteria. एरोबिक बैक्टीरिया पहला और दूसरी कैटेगरी है एनएरोबिक बैक्टीरिया। पहली कैटेगरी है एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरी कैटेगरी है एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया, एंड इफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में बैक्टीरिया सेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब एरोबिक और एनारोबिक को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑब्लिगेट एनारोब्स, एरोबिक है ना ये, तो ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स। एरोबिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ऑब्लिगेट एरोब्स और एक फैकल्टेटिव एरोब्स। उसी तरह एनारोबिक में दो कैटेगरी, एक ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स और एक फैकल्टेटिव एनारोब्स। सेकेंड कैटेगरी है फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, तो ये दो बैक्टीरिया की कैटेगरी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में। एरोबिक का मतलब तो जनरली समझ में आ रहा है आपको कि एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहला है ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, सॉरी ऑब्लिगेट एरोब्स। ठीक है, हिंदी में बड़ा क्लियर होता है इसका। ऑब्लिगेट का यहाँ पे मतलब होता है अविकल्पी, और एरोब्स का मतलब आप समझ रहे हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ऑब्लिगेट को हिंदी में कहते हैं अविकल्पी। अविकल्पी का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई विकल्प ना हो, जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अविकल्पी कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब ये एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस क्या होगा? नेसेसरी होगा, ठीक है। तो दोज बैक्टीरिया विच सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्लिगेट एरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सर्वाइव करते हैं। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो दीज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास एक सिंगल ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये तभी सर्वाइव करेंगे जब ऑक्सीजन क्या होगा? अवेलेबल होगा। अगर ऑक्सीजन अनअवेलेबल हुआ तो दीज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एंड डाई, ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे और क्या होंगे? मर जाएंगे, क्योंकि देयर इज़ नो ऑप्शन, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वैसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? ऑब्लिगेट एरोब्स कहेंगे। These bacteria can live only in the presence of oxygen. These bacteria can live only in the presence of oxygen and cannot live in the absence of oxygen. And die, और क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस। इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है? बैसिलस सबटिलिस। दूसरी कैटेगरी है फैकल्टेटिव एरोब्स। ये तो ऑब्लिगेट एरोब्स की बात थी। सेकेंड कैटेगरी है फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स इसको हिंदी में कहते हैं विकल्पी। नाम से ही क्लियर है, जिसके पास क्या हो? विकल्प हो, ऑप्शन हो, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? एरोबिक है, तो ऑब्वियस बात है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं? स्विच कर जाते हैं एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में, ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तब तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है या नहीं है तो उस कंडीशन में ये क्या कर जाते हैं? स्विच कर जाते हैं एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, दे नॉर्मली रेस्पायर aerobically, but if oxygen is not available, they switch to anaerobic mode of
रेस्पिरेशन। एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में क्या कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्यूडोमोनास। ठीक है, तो ये था ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।